लूप डायूरेटिक्स के लिए दो सेल ड्रा करने हैं और ये नेफ्रॉन से जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसका जो थिक पार्ट है वहां से ये मैंने सेल लिया, जिधर मैंने ड्रा किया था ना 2 नंबर, उससे 2 सेल लिए हुए हैं। ठीक है, ये ल्यूमिनल साइड है और ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है और इस साइड पे ब्लड वेसल है। सिर्फ पॉइंट यहाँ पे याद करना है कि इस एरिया में एक आप कह लो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ठीक है, पंप है, जिसका नाम है सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड पंप। सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड पंप सिम्पोर्टर है, ये ल्यूमन है, ऊपर से यूरिन इस साइड पे आ रही है। तो ये पंप क्या करता है कि यूरिन वाले लूप ऑफ हेनले के अंदर यूरिन में से एक सोडियम, एक पोटासियम और 2 क्लोराइड मालिक्यूलों को ल्यूमन से पकड़ के सेल के अंदर ले लेता है। ठीक है, और ये फिर जो है ना यहाँ से आगे इस एरिया में लगे होते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, वो सोडियम को आउटसाइड पंप कर देते हैं और पोटासियम को फिर अंदर, और साथ ही जो सोडियम जिस साइड पे जाता है क्लोराइड उसको फॉलो करती है, सोडियम के साथ क्लोराइड भी इस साइड पे आ जाएगी, और जब सोडियम आ रहा है तो साथ वाटर भी आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होता है, सोडियम भी अब्जॉर्ब होगा, क्लोराइड भी अब्जॉर्ब होगी और वाटर भी अब्जॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनले से। अब्जॉर्प्शन का ये प्रोसेस है। लूप ऑफ हेनले की एपिकल साइड, ये एपिकल मीन ल्यूमन वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन है वहां पे पंप लगा हुआ है सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड, यानी सोडियम पोटासियम और 2 क्लोराइड वाला पंप। ये एक्टिव एटीपी यूज करता है और 2 क्लोराइड और इनको पंप करके अंदर, और अंदर से ये फिर ब्लड वेसल में चले जाएंगे। सही है। अब इधर मैंने एक कंसेप्ट बताया कि इस साइड पे पंप लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप। 3 सोडियम को सेल के अंदर से लेके आउटसाइड पंप करता है और 2 पोटासियम को इनसाइड। तो रिजल्ट क्या होता है, पोटासियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाता है। तो कार्डियो सिस्टम में बताया था कि तकरीबन मैक्सिमम सेलों के अंदर लीकी चैनल होते हैं, अनगेटेड चैनल होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी अनगेटेड चैनल है जिससे पोटासियम दोबारा लीक होकर वापस आ जाता है। ठीक है, अब पोटासियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहले हमने 2 पॉजिटिव ऑब्जर्व किए थे, 2 नेगेटिव ऑब्जर्व किए थे, तो नेट चार्ज इस एरिया में 0 था। जब पोटासियम दोबारा वापस आता है ना लीक होके, तो इस एरिया में चार्ज हो जाता है प्लस। तो यूरिन के अंदर ऊपर से कैल्शियम भी आ रही होती है और मैग्नीशियम भी आ रही होती है। जब भी नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन होती है तो ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के बाकी हर चीज जो है ना वो फिल्टर हो जाती है। ब्लड सेल उनका साइज बड़ा होता है और प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको छोड़ के बाकी ब्लड के अंदर जितना भी मटेरियल है ना सारा का सारा नेफ्रॉन से फिल्टर हो जाता है। उसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, एसिड भी होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन भी है, पोटासियम भी, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और वाटर भी है। तो जब कैल्शियम यानी इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना इंटरसेलुलर गैप से मूव करते हुए ब्लड वेसल की तरफ आ जाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सोडियम ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं ना ये सारे सारे लूप ऑफ हेनले से अब्जॉर्ब होते हैं और इनकी अब्जॉर्प्शन में ये पंप काम करता है, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड पंप। तो ड्रगें क्या करती हैं, ड्रग लूप डायूरेटिक्स में याद कर लो फ्यूरोसिमाइड, इथाक्राइनिक एसिड। फ्यूरोसिमाइड ड्रग जो है वो इस चैनल को जाके यानी इस पंप को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स ब्लॉक सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड पंप। जब ये पंप काम नहीं करेगा तो इस एरिया से सोडियम पोटासियम क्लोराइड वगैरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो ये यूरिन में जाएंगे। जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो पोटासियम भी लीक नहीं होगा, तो कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता और मैग्नीशियम भी। और जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो वाटर इनको फॉलो नहीं करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, यूरिन के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे हैवी डायूरेटिक जो है ना वो ये ग्रुप है, लूप डायूरेटिक। क्योंकि लूप ऑफ हेनले से 25 टू यानी सॉरी 15 टू 25% रीअब्जॉर्प्शन होती है लूप ऑफ हेनले से, 25 टू 15%। अब अभी माइंड में क्वेश्चन आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से तो 65% रीअब्जॉर्प्शन होती है,
अगर वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज करनी तो वो सबसे बेस्ट ड्रग होनी चाहिए। होता ही है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जब वो ड्रग रिएक्शन कर रही है तो ये आगे वाले कंपेंसेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो 65% करता है ना, जब वो अपना फंक्शन नहीं करेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करके यूरिन के वॉल्यूम को फिर कम कर देते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट पे कोई ड्रग एक्शन करती है ना तो आगे नेफ्रॉन का पार्ट ही बहुत कम रह जाता है, तो जितना वॉल्यूम होगा वो सीधा का सीधा टॉयलेट में जाएगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और उसके बाद यूरिन फॉर्म में। सबसे जो बेस्ट ड्रग है यानी ज्यादा वॉल्यूम को रिलीव करना हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो फ्यूरोसिमाइड ड्रग यूज करते हैं, जो इस फैमिली की ड्रग है। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन इन आइए क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज, इन ड्रगों का क्लिनिकल यूज बहुत ज्यादा होता है। नंबर 1 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सबसे पहली रिकमेंडेशन। और जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसमें लोअर साइड का एडिमा हो या पल्मोनरी एडिमा हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर राइट साइड वाला भी हो सकता है, राइट वाला भी, या बाइवेंट्रिकुलर, जिसमें भी हो तो फ्यूरोसिमाइड यूज करो। नंबर 2 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, अब क्या हाइपरटेंशन में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये ड्रग ब्लड वॉल्यूम को कम करेगी और यूरिन के अंदर लॉस करवाएगी। तीसरे नंबर पे हाइपरकैल्सीमिया। कैल्सीमिया, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो तो ये ड्रग यूज करते हैं। ये क्या करती है, ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती तो यूरिन से के जरिए लॉस करवाएगी। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया, ये इसके मेन क्लिनिकल इंडिकेशन है। और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट है एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी का एक्शन। नंबर 2 साइड इफेक्ट क्या है? अब जितने जो आयन लॉस हो रहे हैं ना तो उनके ब्लड के अंदर उनका लेवल कम होगा, तो उसका हम क्या कह सकते हैं? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल कम होगा। हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलीमिया। और उसके बाद ये ड्रगें क्या करती हैं? ये अल्कैलोसिस काज करती हैं। अल्कैलोसिस जो पहले बताया ना, अगर लूप डायूरेटिक यूज कर रहे हो ना तो उसके साथ एसिटाजोलामाइड यूज कर दो कंजंक्टिव थेरेपी के तौर पे, क्योंकि इसमें अल्कैलोसिस काज करनी है। अल्कैलोसिस कैसे होगा? जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर लोड बढ़ेगा ना तो वहां पे अल्डोस्टेरोन ज्यादा एक्शन करेगा, वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम और प्रोटॉन को लॉस करेगा। जब प्रोटॉन यूरिन में लॉस होंगे तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अल्कैलोसिस हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में एडजंक्टिव थेरेपी में एसिटाजोलामाइड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। और इसके बाद इसके रिजल्ट में यूरिनरी स्टोन भी हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा लॉस हो रही है और ये कैल्शियम जो है रीनल स्टोन बना सकती है। लूप डायूरेटिक ड्रग लॉस हो रही है तो हाइपोकैलेमिया नहीं होगा, कैल्सीमिया होगा ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, लेकिन वो कैल्शियम जो है वो यूरिनरी ब्लड के अंदर जा रही है। अगर पर्सन को यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या साथ ही फास्फेट का लेवल हाई हो, सिट्रेट का लेवल हाई हो, सल्फेट का लेवल हाई हो, तो वो स्टोन बन जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन बन सकते हैं या रीनल स्टोन, तो ये इनका साइड इफेक्ट। कोई क्वेश्चन? नो। और ये ड्रगें हमेशा सीवियर केसेस में यूज करनी चाहिए, जो ये फैमिली है। और इनका एक साइड इफेक्ट है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी ये क्या करती है? हाँ, हियरिंग लॉस हो सकती है इन ड्रगों का यूज करना, स्पेशली तौर पे जो ड्रग है इथाक्राइनिक एसिड, ओटोटॉक्सिसिटी। बाकी जो ड्रग हैं उनमें ओटोटॉक्सिसिटी नहीं होती। फ्यूरोसिमाइड, टोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, उनमें ओटोटॉक्सिसिटी नहीं है। इथाक्राइनिक एसिड में ओटोटॉक्सिसिटी है। अगर पेशेंट में ओटोटॉक्सिसिटी हो रही हो तो इथाक्राइनिक एसिड नहीं यूज करनी, दूसरी यूज करनी है। अगर पर्सन को एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इथाक्राइनिक एसिड यूज कर सकते हैं, दूसरी नहीं यूज करनी। यानी फ्यूरोसिमाइड, टोरसिमाइड, ब्यूमेटानाइड का साइड इफेक्ट है मेन हाइपर सेंसिटिविटी। अगर एलर्जी है तो इथाक्राइनिक एसिड यूज करो, अगर ओटोटॉक्सिसिटी है तो फिर फ्यूरोसिमाइड यूज करो। ठीक है, ये और कंट्रा इंडिकेशन यही है।
यानी ऑटोटॉक्सिसिटी है और प्रेगनेंसी में भी यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप है थायाजाइड डायूरेटिक्स। और अभी उसी शेप के लिहाज से मैं ये सेल ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि उस एरिया में था ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब यूज होता और इस एरिया में ब्लड वेसल है और ड्रगों का नाम है थायाजाइड। ज़्यादा ये ड्रगें यूज होती हैं क्योंकि ये माइल्ड डिग्री की डायूरेटिक है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथैलिडो और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर हार्मोन एक्शन करता है जिसका नाम है PTH, पैराथायराइड हार्मोन, किडनी के ऊपर। और ये पैराथायराइड ग्लैंड से आता है और ये क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो इस एरिया में पंप लगा हुआ है, यानी चैनल लगता है कैल्शियम का जो पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। इसके जरिए ये इस एरिया से यूरिन, ये ल्यूमन वाली साइड है, यहाँ से यूरिन आगे जा रही थी और वो ब्लड वेसल है और ये सेल है। तो यूरिन के अंदर जो कैल्शियम है PTH रीअब्जॉर्ब करवाता है और वो सेल के अंदर जाती है। इस एरिया में पंप लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर, यानी एक कैल्शियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल की तरफ जाएगी और एक सोडियम जो है वो सेल के अंदर आएगा। सोडियम यानी एंटीपोर्टर है, कैल्शियम उधर जा रहा है, ये कैल्शियम वाली साइड है और ये सोडियम वाली साइड है, सोडियम अंदर आएगा। ये ल्यूमन वाली साइड पे यहाँ पे पंप लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। थायाजाइड डायूरेटिक ड्रगें जो है वो इस पंप को जाके ब्लॉक कर देती हैं। सोडियम क्लोराइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स, these drugs act on distal convoluted tubule of kidney and block sodium chloride symporter present on the luminal side of distal convoluted tubular cell। जिस वक्त ये पंप ब्लॉक होगा अब सोडियम और क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब होके अंदर नहीं जाएगा। सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या करेगा, यूरिन में जाएगा। सोडियम और क्लोराइड जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो उसके रिजल्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है सारे यूरिन में जाएंगे। तो इसको इजी याद करने का क्या तरीका है, अभी देखो ड्रग का नाम है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। पहला पॉइंट है कि सारी की सारी जो डायूरेटिक ड्रग है ना वो सोडियम को लॉस करती है यूरिन के अंदर। ये सब के ऊपर अप्लाई होता है, जितनी भी डायूरेटिक ड्रग हैं सोडियम को लॉस करवाती हैं। ड्रग के अंदर हाइड्रो मीन वाटर, क्लोरो मीन क्लोराइड और थायाजाइड ये ग्रुप से है और डायूरेटिक है। तो ये ड्रग क्या करती है, यानी इस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ब्लॉक करती है, यूरिन के अंदर सोडियम क्लोराइड और वाटर को लॉस करवाती है। तो ये इजी मेरे ख्याल में तरीकाकार है याद करने के लिए। थायाजाइड ग्रुप वाली ड्रगें जो है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर पंप को ब्लॉक करती हैं, क्लोरोमीन क्लोराइड वाली। जो पहले लूप वाली थी वो थी सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड पंप वाला, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड सिंगल है। तो ये ब्लॉक होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर सोडियम क्लोराइड और वाटर लॉस होगा। लेकिन उसके अपोजिट एक ये ड्रग और काम कर रही है, इधर से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं। वो कैसे, अगर सोडियम और क्लोराइड यहाँ से ज्यादा अब्जॉर्ब होगा ना, सोडियम अंदर जाएगा तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी तो ये पंप काम नहीं करेगा अगर सोडियम का अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब जब ड्रगें इस पंप को ब्लॉक कर देती हैं तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगी और ये पंप ज्यादा वर्क करेगा। कैल्शियम जितनी भी यूरिन के अंदर होगी सारी की सारी ब्लड वेसल में आना शुरू हो जाएगी। तो ये ड्रगें क्या करती हैं, ये हाइपरकैल्सीमिया काज करती हैं। लूप डायूरेटिक्स ड्रगें जो थी वो हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को लो करती हैं। लेकिन ये ड्रगें जो है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को हाई करती हैं। और ये ड्रगें अगर मैं इंडिकेशन बताता हूँ, ये रीनल स्टोन में यूज की जाती हैं।
यानी नेफ्रोलिथियोसिस, किडनी के जो स्टोन है जो कैल्शियम से बनते हैं, उनमें थायराइड फैमिली वाली ड्रगें यूज करते हैं, क्योंकि ये यूरिन के अंदर कैल्शियम को जाने नहीं देगी तो स्टोन नहीं बनेगा, स्टोन का साइज जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म है, कोई प्रॉब्लम? ओके, क्लिनिकल यूज। पहला क्लिनिकल यूज है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में यूज करनी है। दूसरा क्लिनिकल यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तीसरा क्लिनिकल यूज है नेफ्रोलिथियोसिस, नेफ्रोलिथियोसिस। चौथा इसका क्लिनिकल यूज है जो डिजीज है नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। डायबिटिस इंसिपिडस जो है, जिसमें डायबिटिस का मतलब होता है कि एक्सेस अमाउंट में फ्लो होता है, ठीक है, और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। डायबिटिस के दो टाइप है ना, डायबिटिस मेलिटस एंड डायबिटिस इंसिपिडस। इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल और एक होता है नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल जो होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है, एडीएच हार्मोन वहां से प्रोड्यूस होता है और उसका एक्शन होता है किडनी के ऊपर, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर किसी पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस हो तो उसमें भी ये ड्रगें यूज करते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स। नेफ्रोजेनिक चौथा नंबर, नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। और पांचवें नंबर पे ये क्लिनिकल यूज नहीं है, लेकिन अगर फीमेल है और उसकी एज है 45 प्लस और उसमें आपने डायूरेटिक यूज करनी है तो उसमें थायराइड यूज करो। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। उसमें लूप डायूरेटिक यूज ना करो तो बेस्ट है। ये ड्रगें उसके लिए बेस्ट होंगी क्योंकि ज्यादातर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगी और बोन जो है उसकी ठीक रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस से भी प्रिवेंट करती है। क्लिनिकल यूज नहीं है लेकिन थेरेपी में बेस्ट ड्रग है। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? देखो, हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, और क्या कोई भी आयन या बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो डिजीज बन जाता है, ठीक है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है, यानी हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन इसको ऐसी कंडीशन में यूज करो जहां पे इसकी नीड हो। तो अब क्या है कि अगर पेशेंट के लिए हाइपर कैल्सीमिया प्रॉब्लम है तो डायूरेटिक प्लस लूप दोनों कॉम्बिनेशन में यूज कर दो तो रिजल्ट क्या होगा? आयन का बैलेंस रहेगा, यानी कैल्शियम का बैलेंस रहेगा। एंड हाइपर कैल्सीमिया पहला साइड इफेक्ट है। नंबर 2 हाइपोकैलीमिया, पोटासियम का लेवल लॉस होगा। नंबर 3 अल्कलोसिस, इन ड्रगों का भी साइड इफेक्ट है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस कैसे होती है? ये क्या होगा, जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वहां पे हार्मोन एल्डोस्टेरोन एक्शन करेगा, वो ज्यादा पोटासियम और प्रोटॉन को लॉस करेगा। जब पोटासियम लॉस होगा तो हाइपोकैलीमिया, प्रोटॉन लॉस होगा तो अल्कलोसिस। इसमें भी नजर नहीं आ रहा, उसमें मतलब डायग्राम में ये पोटेशियम इसमें तो नजर नहीं ना आ रहा, लेकिन क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ, आगे आ रहा है। और नेक्स्ट जो ड्रग है उसमें एक्शन चौथे पॉइंट पे करना है। तो होता क्या है कि पूरे नेफ्रॉन के ऊपर अगर लास्ट वाले टर्मिनल एंड के ऊपर लोड बढ़ जाता है ना, तो एल्डोस्टेरोन कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, पोटासियम और प्रोटॉन को सेक्रीट करता है। अगर इधर से सोडियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसका वर्क बढ़ेगा, तो वो पोटासियम और प्रोटॉन को यूरिन के अंदर लॉस करेगा, तो ब्लड के अंदर उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और उसके बाद क्या है, इन ड्रगों का भी साइड इफेक्ट होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी वाली ड्रगों में सिर्फ एक इथाक्रानिक एसिड मैंने इधर पढ़ाई है जो एलर्जी नहीं करती। जिसको पर्सन को सल्फर एलर्जी हो, इथाक्रानिक एसिड उसके लिए बेस्ट है। अगर उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही है तो फिर फ्यूरोसिमाइड यूज करो। अगर एलर्जी नहीं है, अगर दोनों हो रही है तो फिर अगर दोनों हो रही है तो आगे ड्रगें आ रही हैं, स्पिरोनोलैक्टोन यूज कर दो, अम्लोरिनोन यूज कर दो, सही है। नेक्स्ट